वेलकम टू ड्राइव एंड बियॉन्ड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा एक अल्टीमेट कंपैरिजन जो कि काफ़ी डिटेल्ड और कम्प्रिहेंसिव होगा। और इसमें जिन हम गाड़ियों की आज बात करेंगे वो पाकिस्तान में आने वाली 7 सीटर कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ हैं। रिसेंटली भी मैंने आप लोगों के साथ एक डिटेल्ड कंपैरिजन शेयर किया था, लेकिन वो पाकिस्तान में आने वाली 5 सीटर कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ का था। आज हम 7 सीटर एसयूवीज़ के बारे में बात करेंगे। तो आज हम एक काफ़ी डिटेल्ड आप लोगों के साथ कंपैरिजन शेयर करेंगे, जिसमें हम इन गाड़ियों के डिज़ाइन से लेके इन गाड़ियों के साइज़ की बात करेंगे, फिर इनके इंजन की, इनके परफॉर्मेंस की, और मेनली हम इनकी प्राइसेस की बात करेंगे। और एक और हम बहुत बड़े फैक्टर के बारे में बात करेंगे जो कि इनकी ब्रांड है। अब ब्रांड वैल्यू एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जब आप पाकिस्तान में गाड़ी ख़रीद रहे हैं, और ओवरऑल जब आप दुनिया में भी गाड़ी ख़रीदते हैं, किसी भी दुनिया के कंट्री में एक गाड़ी की जो ब्रांड वैल्यू होती है या फिर ब्रांड की प्रेजेंस या फिर ब्रांड का नाम एक काफ़ी बड़ा फैक्टर प्ले करता है आपकी डिसीजन मेकिंग में। तो एट द एंड हमारी इस एफ़र्ट का मकसद ये होगा कि आप लोगों के साथ, आप लोगों के लिए डिसीजन मेकिंग काफ़ी इजी बन जाए और आप लोग अपनी मर्ज़ी से पिक एंड चूज़ कर सकें, और एट द एंड जो आप लोगों का गाड़ी लेने का डिसीजन है वो काफ़ी इजी बन जाए और आप अपनी मर्ज़ी से आराम से गाड़ी चूज़ कर सकें। क्योंकि हमने देखा है कि हमें कई ऐसे कंपैरिजंस भी मिलते हैं यूट्यूब पे जिनमें सोनाटा एनलाइन को एक कॉम्पैक्ट एसयूवी के साथ कंपेयर किया जा रहा होता है। चाहे उनकी रेसेस लग रही हैं, उनकी परफॉर्मेंस का कंपैरिजन हो रहा है, उनके साइज़ का हो रहा है। ये चीज़ें काफ़ी अजीब लगती हैं और मेरी नज़र में ये सेंस नहीं बनाती। जो गाड़ी का कंपैरिजन होना चाहिए वो उसी की लीग की गाड़ियों के साथ होना चाहिए, अदरवाइज़ उसको कंपैरिजन नहीं कहते। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इन टॉप 4 ब्रांड्स के बारे में जो कि इस वक्त पाकिस्तान में 7 सीटर एसयूवीज़ दे रहे हैं। इधर आपको नज़र तो 5 ब्रांड्स आ रहे होंगे, तो ये मैंने 4 क्यों लिखा है इसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इधर सबसे पहले आपको जो दो साइड पे ब्रांड्स नज़र आएंगे वो किया और हुंडई हैं। ये दोनों जो हैं कोरियन कंपनीज़ हैं। बेसिकली ये सिस्टर कंपनीज़ हैं, लेकिन ओवरऑल जो वर्ल्ड वाइड इनका प्रोडक्ट कैटलॉग है वो अलग अलग है और ये अलग अलग ब्रांचेस में ऑपरेट करती हैं। और जो आपको दूसरी 3 कंपनीज़ मिलेंगी वो चाइनीज़ कंपनीज़ हैं, जिसमें जेटूर है, चंगान है और चेरी है। चेरी एक ऐसा ब्रांड है इस वक्त जो कि पाकिस्तान में शायद आपको ना मिले, और चेरी रिसेंटली हम सबको पता है पाकिस्तान से चला गया था, लेकिन मैंने आप लोगों के साथ एक न्यूज़ शेयर की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि बहुत जल्द चेरी एक और ग्रुप के साथ पाकिस्तान में कम बैक कर रहा है। अब वो ये वाली 7 सीटर एसयूवी लॉन्च करते हैं या नहीं, ये तो चेरी ब्रांड के वापस आने के बाद ही पता लगेगा। लेकिन चेरी की जो 7 सीटर एसयूवी है वो मार्केट में एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट गाड़ी है, और अभी भी हमें सेकेंड हैंड मार्केट में या फिर यूज़ कार की मार्केट में उस गाड़ी की काफ़ी ज़्यादा डिमांड मिलती है क्योंकि वो एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट थी। तो इधर आपको नज़र आएगा कि हम इन 5 गाड़ियों को कंपेयर करेंगे, जिसमें शंगान की उशान X7 है, जेटूर की X70 प्लस है, चेरी की टीगो 8 है जो कि टीगो 8 प्रो के नाम से भी जानी जाती है, और वर्ल्ड वाइड हमें ये चेरी टीगो 8 के नाम से भी मिलती है। फिर उसके बाद किया सोरेंटो है और हुंडई सेंटा फे है। तो सबसे पहले हम इन गाड़ियों के डिज़ाइन को देखेंगे, और शायद पाकिस्तान में कस्टमर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है डिसीजन मेकिंग के टाइम, वो गाड़ी का डिज़ाइन ही होता है। ये डिज़ाइन से ही आपकी गाड़ी की रोड प्रेजेंस पता लगती है, और डिज़ाइन ही कंपनीज़ भी यूज़ करती हैं ताकि वो अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकें। क्योंकि डिज़ाइन का जो इम्प्रेशन है वो जब कस्टमर पे पड़ता है तो कस्टमर का जो मोस्टली डिसीजन है वो डिज़ाइन की वजह से ही फिर फाइनल हो जाता है। अब इधर हम सारी गाड़ियों के फ्रंट्स की बात करेंगे। आप सबसे पहले देख सकते हैं हुंडई की सेंटा फी है, फिर किया की सोरेंटो है, नीचे उशान X7, चेरी टीगो 8 प्रो और जेटूर X70 मिलती है। तो अगर सेंटा फे की बात करें तो सेंटा फे का जो ओवरऑल डिज़ाइन है वो काफ़ी बोल्ड मिलता है हमें, और ओवरऑल जो इस गाड़ी का जो फ्रंट से स्टैंड है वो आपको थोड़ा वाइड मिलेगा। मैंने खुद भी जब सेंटा फे को पहली दफ़ा पाकिस्तान में देखा था तो मुझे ये काफ़ी बड़े साइज़ की गाड़ी लगी थी, और इसका ओवरऑल जो एक लुक था मुझे बोल्ड और वाइड लगा था। अब मैंने आप लोगों के साथ रिसेंटली जब मैंने 5 सीटर कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ का कंपैरिजन किया था तो उसमें आप लोगों के साथ एक फिनोमेना शेयर किया था जो कि यूनिक और डिफरेंट का था। अब यूनिक वो चीज़ है जो कि देखने में काफ़ी अलग है और वो एस्थेटिकली काफ़ी प्लीजिंग है, और डिफरेंट वो चीज़ है जो देखने में काफ़ी डिफरेंट तो है लेकिन आपको उसको समझने में, उसको डाइजेस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, और आप बिल्कुल वन गो में
उसको सही से समझ नहीं सकते और आप बता नहीं सकते कि आपको वो चीज़ कैसी लगी। तो हुंडई सेंटा फे का जो फ्रंट है उसको मैं डिफरेंट कहूँगा। इसमें जो सबसे डिफरेंट चीज़ है वो इस गाड़ी की जो लाइट्स हैं, इस गाड़ी में हमें स्प्लिट लाइटिंग मिलती है, जिसमें इसके DRLs अलग है और इसकी जो हेडलैम्प्स हैं वो अलग है। इसमें ऊपर हमें DRL मिलता है जो कि बिल्कुल हुड लाइन के साथ हमें एक स्ट्रिप में मिलता है, और फिर जो इसका मेन हेडलैम्प है वो हमें वो नीचे मिलता है इसकी ग्रिल के साथ, इसके बम्पर में। इसकी जो ग्रिल का पैटर्न है वो एक ओवरऑल प्रीमियम फील तो देता है, और इसको कह सकते हैं हम कि एक ज्योमेट्रिक पैटर्न है। बम्पर की भी अगर नीचे आए, बम्पर की बात करें तो उसमें हमें काफ़ी बड़े एयर इंटेक्स मिलते हैं, और जो क्लैडिंग उसके साथ यूज़ हुई है नीचे वो काफ़ी खूबसूरत लगती है। उसमें सिल्वर कलर का जो इन्होंने यूज़ किया है वो इसको काफ़ी अच्छा बना देता है। अब अगर इसके ओवरऑल मैं फ्रंट की बात करूं तो इसका जो डिज़ाइन है वो आज भी, चाहे ये एक पुरानी जनरेशन है, लेकिन इसका जो आज भी डिज़ाइन है वो थोड़ा रेलिवेंट लगता है कंपेयर टू दी अदर कार्स, क्योंकि मोस्टली जो गाड़ियाँ हैं वो हमें लेटेस्ट जनरेशन की ही नज़र आती हैं। और अगर मैं थोड़ा सा मज़ीद इसके फ़्रंट के बारे में आपको बताऊं तो इसका जो फ्रंट है, अगर हम उसको कहें, थोड़ा सा उसको समराइज़ करें, तो इसमें हमें वाइड ग्रिल मिलती है एक, और फिर इसकी जो लाइट्स हैं वो हमें स्प्लिट लाइटिंग मिलती है, और इसके जो हेडलैम्प्स जो हैं वो हमें इसके थोड़ा सा लोअर साइड में मिलते हैं, नीचे को मिलते हैं। और हाँ, एक और चीज़ ये हो सकती है कि क्योंकि इसके जो हेडलैम्प्स हैं वो थोड़ा नीचे हैं, इसके बम्पर के साथ ही, बम्पर में ही अटैच हैं, तो अगर खुदा न खास्ता आपका बम्पर हिट होता है तो आपके हेडलैम्प का टूटने का चांस है जो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे किया सोरेंटो के फ्रंट प्रोफाइल के बारे में। मेरी नज़र में ये एक यूनिक फ्रंट प्रोफाइल है, और इस गाड़ी का जो है फ्रंट वो हमें काफ़ी एक फ़्रेश लुक प्रोवाइड करता है। इसकी जो न्यू ग्रिल शेप है, फिर इसकी जो रीशेप्ड हेडलाइट्स हैं वो इसको काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बना देती हैं। इसकी जो ग्रिल है वो भी हमें बोल्ड डिज़ाइन में मिलती है, और ये टाइगर नोज़ ग्रिल है। इसका जो कलर है वो हमें पियानो ब्लैक में मिलता है, जो कि इसके लाइट कलर्स में काफ़ी एक अच्छा खूबसूरत टच ऐड करता है। इसके हेडलैम्प्स की बात करें तो इसके जो हेडलैम्प्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न है। इसमें हमें एक LED बार, और नीचे फिर हमें जो है वो मतलब साइड पे हम अगर बात करें तो वो जो L शेप में हमें LED बार मिलती है पूरी, और फिर उसके साथ जो है हमें 3-4 बल्ब्स मिलते हैं जो कि इसके लुक को काफ़ी खूबसूरत बना देते हैं। अगर इसके बम्पर की तरफ आएँ तो उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा मतलब एंगुलर कटआउट्स मिलते हैं जो कि काफ़ी खूबसूरत बनाते हैं। फिर इसके जो फॉग लैंप हैं, इसके जो एयर इनटेक्स हैं वो इसके फ्रंट को काफ़ी इन्हेंस करते हैं। फिर अगर ओवरऑल डिज़ाइन की बात करें तो एक अच्छा मॉडर्न फ्रेश कॉम्पैक्ट SUV का डिज़ाइन हमें मिलता है इसके फ्रंट पे। और अगर इसको आप थोड़ा सा समराइज़ करें तो इसकी जो हेडलाइट्स है वो काफ़ी एक डिस्टिंक्टिव डिज़ाइन है, और इसकी जो ग्रिल है टाइगर नोज़ वो भी इसमें काफ़ी अच्छा एलिमेंट ऐड करती है। फिर इसमें जो मतलब एक मॉडर्न डिज़ाइन का, एक बोल्ड स्लाइडिंग का जो है एक हमें बैलेंस मिलता है, बोल्ड स्टाइलिंग और एक मॉडर्न डिज़ाइन का, और उसके साथ इसको काफ़ी प्रैक्टिकल भी रखा गया है जो कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव साइड की तरफ नहीं है। ये काफ़ी अच्छा बैलेंस प्रोवाइड करता है। जो इसकी हेडलाइट और इसकी ग्रिल की जो आपस में इंटीग्रेशन है वो इसको काफ़ी खूबसूरत और अच्छा बना देती है। इसके बाद हमारे पास आएगा शंगान ओशान X7 का फ्रंट प्रोफाइल। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी जो ग्रिल है वो मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़े साइज़ में मिल जाती है। अगर ये थोड़ी छोटी भी होती तो इसको छोटे साइज़ में भी मैनेज किया जा सकता था, फिर भी अच्छी लगती है। और इस गाड़ी का जो DRLs हैं वो भी हमें स्ट्रिप डिज़ाइन में मिलते हैं। इसकी जो हमें हेडलाइट है वो भी स्ट्रिप डिज़ाइन में मिलती है, और इसकी भी अगर हम हेडलाइट की बात करें उसको बिल्कुल प्लेस किया इन्होंने उसके हुड के साथ ही, जो कि एक अच्छी बात है। बम्पर जो है वो मेरे नज़र में काफ़ी ज़्यादा ओवर एग्रेसिवली डिज़ाइन है, जिसमें हम इसकी ग्रिल की भी बात की कि वो हमें काफ़ी बड़े साइज़ में मिलती है। अगर इसको ओवरऑल समराइज़ किया जाए तो इसमें उन्होंने काफ़ी एक स्पोर्टी टच ऐड करने की कोशिश की है, लेकिन मेरी नज़र में ये ज़्यादा प्रीमियम साइड की तरफ जाता है। और अगर इसके ग्रिल की बात करें तो वो ग्रिल का साइज़ काफ़ी बड़ा है जो कि इसके फ्रंट लुक को काफ़ी डोमिनेंट बना रहा है। और
स्टाइलिंग जो है मेरी नज़र में इसकी और मॉडर्न हो सकती थी, लेकिन इसकी जो ग्रिल है उसको उन्होंने बड़ा करके काफ़ी चीज़ों को इसके बम्पर में जो लाइनिंग्स हैं उनको छुपा दिया। और ओवरऑल अगर इसको देखा जाए तो इसमें जो उन्होंने पियानो ब्लैक कलर ऐड किया है इसके बम्पर में नीचे इसके फॉग लैम्प्स के साथ, वो इसको काफ़ी इन्हांस करता है लुक में। और उसके साथ जो ये एक प्री फेस लिफ्ट में जो हमें रेड कलर में क्लैडिंग मिलती थी या स्ट्रिप मिलती थी वो भी काफ़ी खूबसूरत लगती थी, और अब इन्होंने इसको मोस्टली क्रोम की तरफ कर दिया। तो ओवरऑल जो इसकी जो इन्होंने ग्रिल है उससे इसके फ्रंट को काफ़ी इन्हांस करने की कोशिश की है। इसके बाद हमारे पास उस गाड़ी का फ्रंट आता है जो कि मैंने आपको बताया कि कंपनी अभी फ़िलहाल पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन मैंने आप लोगों के साथ एक न्यूज़ शेयर की थी कि ये बहुत जल्द वापस आएगी। तो वो गाड़ी है चेरी टीगो 8 प्रो। मेरी नज़र में चेरी टीगो 8 प्रो का जो फ्रंट है वो काफ़ी अच्छा ब्लेंड है ऑफ एलिगेंस और मॉडर्न एसयूवी ट्रेड्स जो होते हैं उनका। ये एक काफ़ी अच्छा बैलेंस उन्होंने बनाया है चीज़ों को मिक्स करके। और इसकी जो ग्रिल है वो एक अच्छे साइज़ की ग्रिल है, और ग्रिल जो है उसका डिज़ाइन इस गाड़ी का जो फेस है उसमें काफ़ी इन्हांसमेंट करता है। ग्रिल में जो क्रोम एक्सेंट्स हैं, फिर जो उसके साथ चेरी का लोगो है बड़े डिज़ाइन बड़े साइज़ में, वो इसको काफ़ी खूबसूरत बना देता है। और अगर इसकी हेडलाइट्स की बात करें तो वो काफ़ी खूबसूरत लगती हैं। एलईडी स्ट्रिप एलिमेंट्स में ही हमें इसकी हेडलाइट्स मिलती हैं। और अगर नीचे हम इसके बम्पर की तरफ जाएँ आहिस्ता आहिस्ता, तो बम्पर जो है वो एक प्रॉपर एसयूवी डिज़ाइन में हमें मिलता है, जिसमें एक थोड़ा स्पोर्टी टच भी उन्होंने ऐड किया है। और इसके जो कट्स हैं, इसके जो करेक्टर लाइंस हैं, वो इसके फ्रंट को काफ़ी स्मूथ और एग्रेसिव बना देती हैं, जो कि मतलब एक काफ़ी अच्छा ब्लेंड ऐड करता है। मेरी नज़र में ये काफ़ी मैच्योर डिज़ाइन है इसके फ्रंट का, जो कि ना ही बहुत फ्लैशी है और एक बहुत डिसेंट साइड की तरफ है। और बहुत ज़्यादा ओवरली एग्रेसिव इन्होंने डिज़ाइनिंग इसमें नहीं की, लेकिन जो उन्होंने कलर्स के साथ मतलब जो क्रोम के साथ और इसकी ग्रिल के साथ एक ब्लेंड बनाया है इसकी लाइटिंग का, इसकी ग्रिल का, वो एक बहुत अच्छा ब्लेंड बना दिया। इसके बाद हमारे पास जो गाड़ी है वो जटूर की X70 प्लस है। और इसके अगर फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो जटूर, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक चाइनीज़ ब्रांड है, और ये इन्होंने चेरी ने इसको बनाया ही इसलिए था जटूर को कि वो जेनजी को काउंटर कर सकें या फिर जो आजकल की जनरेशन है उसको काउंटर कर सकें। तो उसकी वजह से ही इन्होंने जो डिज़ाइन है काफ़ी अच्छा ब्लेंड बनाया है। मॉडर्न डिज़ाइन है ये, इसको हम प्रीमियम भी कह सकते हैं। फिर उन्होंने एक स्पोर्टी टच भी ऐड किया है कि मेरी नज़र में ये तीन चीज़ों का एक बहुत अच्छा मिक्सचर है। और इसकी जो ग्रिल की बात करें तो वो भी, इसकी ग्रिल को भी अगर देखा जाए वो है तो थोड़ी लार्जर साइड पे, लेकिन उसके साथ उन्होंने जो ब्लेंड बाकी चीज़ों का किया है और जो इसको एक इसके बम्पर को, इसके हेडलैम्प्स को देखें तो उसके साथ उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इसकी इंटीग्रेशन की है। लाइटिंग की अगर बात करें तो वही हमें एलईडी एलिमेंट वाली लाइट्स मिलती हैं, जिसमें हमें डीआरएल की स्ट्रिप भी मिलती है। फिर इसकी जो हेडलैम्प्स हैं वो जिस तरह से प्लेस की गई हैं, इसका जो बम्पर है वो काफ़ी ऊपर से ही स्टार्ट हो जाता है इसके हुड के साथ से ही। तो इसकी भी जो हेडलैम्प्स हैं इसके बम्पर में, लेकिन वो काफ़ी ऊंची हैं। तो ये एक बहुत अच्छा डिज़ाइन किया है उन्होंने। और फिर जो बम्पर में नीचे हमें एयर इनटेक मिलती है वो भी, और ये मतलब ये सारी चीज़ें इसमें एक स्पोर्टी इफेक्ट डालती हैं। और मेरी नज़र में इसका जो फ्रंट डिज़ाइन है, अगर मैं इसको थोड़ा सा समराइज़ करूँ तो ये एग्रेसिव भी है, मॉडर्न भी है, और इसमें काफ़ी उन्होंने इसको थोड़ा एजी स्टाइल में बनाया कि इसके एजेस काफ़ी हमें नज़र आते हैं। और इसका ओवरऑल जो डिज़ाइन है, हम अगर उसको फ्रंट से कहें तो ओवरऑल ये एक एग्रेसिव डिज़ाइन है। अब अगर मैं थोड़ा सा आप लोगों को इन सारे फ्रंट्स का थोड़ा सा समराइज़ करके बताऊँ तो सेंटा फे का जो डिज़ाइन था वो ऐसा डिज़ाइन है जो कि चाहे वो एक जनरेशन पुरानी गाड़ी है, लेकिन वो अभी भी डिफरेंट है और वो अभी भी हमें एक स्ट्रॉन्ग लुक प्रोवाइड करता है। सोरेंटो जो है उन्होंने उसको काफ़ी मॉडर्नाइज़ कर दिया है। और उसके बाद अगर हम ये चाइनीज़ गाड़ियों पे आएँ तो अगर ओशान की और जेटूर की बात करें तो ये मोस्टली जो है इन्होंने कोशिश की है एग्रेसिव की तरफ आने की, स्टाइलिंग इसमें काफ़ी दी गई है। और चेरी टीगो 8 की अगर बात करें तो मेरी नज़र में एक वो बहुत डिसेंट फ्रंट उन्होंने बनाया और ओवरऑल उसको काफ़ी अपीलिंग डिज़ाइन बनाया हुआ है। अब हम इन गाड़ियों के साइड प्रोफाइल की तरफ आते हैं। तो अगर हम इन गाड़ियों के साइड्स को देखें तो हमारे पास सबसे पहले जो गाड़ी है वो किया सोरेंटो है। फिर उसके बाद हमें इधर सेंटा फे नज़र आ रही है, फिर जेटूर X70 प्लस है, नीचे हमें ओशान X7 और चेरी टीगो 8 प्रो नज़र आती है।
तो सबसे पहले हमारे पास जिस गाड़ी का साइड प्रोफाइल है वो है हुंडई सेंटा फे। तो अगर सेंटा फे की बात करें तो अगर मैं इसके साइड को आपको बिल्कुल अगर वन लाइन में डिस्क्राइब करूं तो मेरी नज़र में इसको करेक्टर लाइंस की मदद से काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाया गया। और जब ये गाड़ी चल भी रही होती है तो इसकी करेक्टर लाइंस जो हैं वो इसके लुक को काफ़ी इन्हांस कर देती हैं। अगर इसके रूफ़ लाइन की तरफ जाएं तो वो काफ़ी हॉरिजॉन्टल साइड पे रखी गई है। और अगर हम इसके विंडो एरिया की बात करें तो वो मतलब काफ़ी हमें ऊंची हाइट पे मिलता है। और जो इसके पिलर्स हैं, स्पेशली जो सी पिलर है, वो काफ़ी हमें थिक साइड पे मिलता है, मतलब वो आपको काफ़ी मोटे साइज़ का एक पिलर नज़र आता है। और उसके साथ अगर मैं बात करूं तो इसमें जो उन्होंने क्रोम यूज़ किया है वो क्रोम इसके साइड के प्रोफाइल को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर रहा है। ओवरऑल जो इसका जो डिज़ाइन है वो मतलब उसी तरह अगर हम कहें तो काफ़ी अच्छा उसका बैलेंस बनाया गया है। और आज भी अगर देखा जाए तो ये जो डिज़ाइन है ये हमें रेलिवेंट मिलता है। जो विंडो टू बॉडी रेशो है इसकी वो काफ़ी अच्छी रखी गई है। और इसकी वजह से ही इस गाड़ी का जो कैबिन है वो काफ़ी हमें अंदर बैठ के स्पेशियस लगता है। और इसमें जो नीचे हमें जो क्लैडिंग मिलती है वो भी काफ़ी अच्छा इन्हांसमेंट करती है इसके डिज़ाइन में। इसके बाद हमारे पास जिस गाड़ी का साइड प्रोफाइल है वो किया सोरेंटो है। और मेरी नज़र में ये बहुत खूबसूरत साइड प्रोफाइल है, ये एक यूनिक साइड प्रोफाइल है। इसमें जिस तरह उन्होंने हर चीज़ को यूज़ किया है, इसके जो कलर्स यूज़ किए हैं, उसमें जो क्लैडिंग यूज़ हुई है, उसमें जो सिल्वर कलर यूज़ हुआ है, ये सारी चीज़ें इसके साइड को बहुत ज़्यादा रिफ़ाइन कर देती हैं और बहुत खूबसूरत बना देती हैं। इसमें मतलब आप अगर करेक्टर लाइंस को देखें, यहाँ पर जो भी इसके डिज़ाइन को देखें, इसकी चीज़ों को कंसिस्टेंट रखा गया काफ़ी, जो कि हमें बिल्कुल स्टार्ट से मिलती हैं और एंड तक जाती हैं। हाँ, अगर इसकी विंडोज़ की बात करें तो वो कंपेयर टू सेंटा फे थोड़ी सी हमें छोटे साइज़ में मिलती हैं। इसमें मतलब आपको ऐसे भी लगता है, आपको जिस तरह हमने देखा सेडान्स की विंडोज़ होती हैं थोड़े से एक छोटे साइज़ की तरफ जाती हैं, उसी तरह इसकी विंडोज़ हैं। शायद ये इस वजह से है कि इस गाड़ी के जो डिज़ाइन है उन्होंने काफ़ी थोड़ा स्पोर्टी बनाने की कोशिश की है साइड से, तो काफ़ी मॉडर्न बनाने की कोशिश की है, तो मे बी इस वजह से ऐसा हो सकता है। जो इसकी व्हील आर्चेज़ हैं उनको अगर देखा जाए तो उनके साथ भी जो क्लैडिंग यूज़ हुई है उसको काफ़ी अच्छा, उसके एजेस को काफ़ी अच्छा इन्होंने मैनेज किया है। फिर इसके जो डोर पैनल्स हैं वो भी मतलब काफ़ी एक अच्छा विजुअल टच ऐड करते हैं। रूफ रेल्स की अगर बात करें तो वो भी इसके थोड़ा सा स्पोर्टियर बनाने में हेल्प करती हैं। इसकी जो मतलब जिस तरह हमने कहा था कि इसकी कंसिस्टेंसी जो इन्होंने साइड पे इसको कंसिस्टेंट रखा गया इसकी चीज़ों को, उसकी वजह से इसका जो डिज़ाइन है उसको काफ़ी खूबसूरत बना देता है। और इसमें मतलब अगर हम देखा जाए तो चाहे उन्होंने मॉडर्न करने की कोशिश की है, लेकिन इसकी किसी चीज़ को किसी मतलब आप किसी पैटर्न को भी ये नहीं कह सकते कि उन्होंने ओवरडू कर दिया। अब इसके बाद हम जिस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की बात करेंगे वो है उशान की X7। तो इधर अगर मैं कहूँ कि उशान का जो साइड प्रोफाइल है वो थोड़ा सा सिंपल साइड पे रखा गया है तो ये गलत नहीं होगा। इस गाड़ी के जो अगर व्हील आर्चेज़ की बात करें वो काफ़ी प्रोमिनेंट रखे गए हैं, क्योंकि इसमें प्रॉपर हमें मैट ब्लैक में क्लैडिंग मिल रही है। और अगर इसके हम ऊपर से नीचे की तरफ आएँ तो वो थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसा मॉडर्नाइज होता जाता है। ऊपर से काफ़ी सिंपल लगता है और नीचे आएँ जो क्लैडिंग को देखें उसके साथ क्रोम कलर को देखें जो यूज़ किया है, लाइन यूज़ की है, वो इसको थोड़ा सा एग्रेसिव बना देती है, थोड़ा सा मॉडर्न बना देती है। और अगर इसके डिज़ाइन को देखें तो ये उस तरह आई कैचिंग नहीं है, लेकिन ओवरऑल जो है डिज़ाइन साइड से थोड़ा सा बोल्ड लगता है। और अगर इसके एक्सेंट्स या फिर इसके जो इसके साइड पे करेक्टर लाइंस हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा एंगुलर रख दी जाती या फिर उनको थोड़ा सा शार्पर कर दिया जाता तो इसके साइड जो है वो काफ़ी एग्रेसिव बनाई जा सकती थी। और अगर बात करें तो इसमें भी कोई ऐसा हमें ओवर स्टाइलिंग नहीं मिलती। लेकिन अगर इसके विंडोज़ वाले सेक्शन की तरफ आएँ तो जो इसकी थर्ड विंडो है बिल्कुल बैक साइड पे, वो अगर देखा जाए उसके साथ जो कंट्रास्ट उन्होंने बॉडी का किया, जिस तरह से वो उसमें बॉडी कलर नीचे आता है और वो विंडो जो है अपने एंड की तरफ जाती है, वो एक चीज़ है जो कि इसको साइड से काफ़ी खूबसूरत बनाती है। अब हम टीगो 8 प्रो के साइड प्रोफाइल की तरफ आते हैं। जिस तरह पहले आपको बताया कि टीगो 8 प्रो का जो फ्रंट है वो भी एक बहुत डिसेंट साइड पे रखा गया है, उसी तरह इसके जो साइड है उस पर भी एक काफ़ी एलिगेंट अप्रोच इन्होंने रखी है। इसमें मतलब इसकी जो करेक्टर लाइंस हैं वो काफ़ी स्मूथ हैं
वो इसको एग्रेसिव बनाती हैं साइड से। और उसके साथ जो क्रोम कलर, स्पेशली इस डार्क कलर में जिस तरह क्रोम हमें खूबसूरत लग रहा है, ये शायद ही किसी और गाड़ी में इस तरह लगता हो। इसका जो विंडो एरिया है वो काफ़ी अच्छा रखा गया है, और जो इसका सी पिलर है उसको उतना ज़्यादा ओवर पिंच नहीं किया गया। अगर हम नीचे आए लोअर बॉडी पैनल्स की तरफ, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा मिनिमल, और इसकी जो क्लैडिंग है, इसकी क्लैडिंग को अगर देखा जाए तो वो एग्रेसिव डिज़ाइन की क्लैडिंग लगती है। इसकी जो रूफ लाइन है वो काफ़ी मतलब अच्छे तरीके से स्लोप डाउन कर रही है, जो कि इसके बैलेंस में काफ़ी अच्छा एक एडिशन करती है, और इसकी जो इस गाड़ी को एस्थेटिकली काफ़ी अपीलिंग बनाती है। अगर साइड प्रोफाइल की ओवरऑल बात करें तो ये गाड़ी का जो लुक है वो काफ़ी फ्रेश लगता है, काफ़ी खूबसूरत लगता है। और इस गाड़ी में जो है काफ़ी सालों बाद भी अगर हम इस गाड़ी को देखेंगे तो हमें ये गाड़ी आउटडेटेड नहीं लगा करेगी। इसका साइड प्रोफाइल इस तरह का उन्होंने बताया है, और जिस तरह इसके विंडो एरियाज़ हैं, इस गाड़ी की साइड विजिबिलिटी जो है उसको काफ़ी अच्छा बना देते हैं। हाँ, अगर इसके थोड़ा सा रिम्स की बात कर ली जाए तो वो ऐसे हैं कि डिफरेंट कंट्रीज़ में हमें डिफरेंट रिम्स मिलते हैं, तो इसके जो रिम्स हैं वो भी कई मार्केट्स में काफ़ी अच्छा एक एडिशन करते हैं, और कुछ मार्केट में हमें ये सिर्फ बिल्कुल प्लेन से रिम्स मिलते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि पाकिस्तानी मार्केट में अच्छी साइड पे थी। इसके बाद हम जेटूर X70 के साइड प्रोफाइल की बात करते हैं, तो वही जिस तरह हमने फ्रंट पे देखा, वो इसको उन्होंने काफ़ी बोल्ड साइड पे लेके जाने की कोशिश की है। इसकी जो अगर हम बिल्कुल इसकी रूफ लाइन की बात करें तो उधर से ही कोशिश उनकी स्टार्ट हो जाती है कि हम इसको एग्रेसिव बनाएं। और इसकी जो व्हील आर्चेज़ हैं उसका भी जो स्टैंस है वो काफ़ी बोल्ड है, सॉलिड स्टैंस है। और अगर इसकी बात करें जिस तरह इसमें क्रोम और ब्लैक कलर की ट्रिम यूज़ हुई है, वो इसको काफ़ी एक खूबसूरत टच दे देती है। और अगर इसकी रूफ़ की बात करें तो मतलब हमें देखने में उस तरह नहीं लग रहा कि ये रूफ़ जो है बिल्कुल बैक साइड की तरफ फ्लोट हो रही है, लेकिन इस गाड़ी को जब आप फिज़िकली देखते हैं और इस गाड़ी में जब आप बैठते हैं तो आपको लगता है कि इसकी जो रूफ़ का डिज़ाइन है वो इस तरह है। और अब अगर इसको थोड़ा सा ओवरऑल देखें तो इसके जो साइड प्रोफाइल है वो काफ़ी डायनामिक है, और मेरी नज़र में इसका जो बॉडी है उसमें जिस तरह इन्होंने कलर्स का यूज़ किया साइड पे, वो इसको काफ़ी खूबसूरत बना देता है। और इसकी जो करेक्टर लाइंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हमें सॉलिड साइड की तरफ नज़र आती हैं, जो कि काफ़ी विजिबल होती हैं। और अगर हम अब ओवरऑल थोड़ा सा इन साइड्स को थोड़ा सा समराइज़ कर लें तो जो हमने देखा सोरेंटो की साइड है वो काफ़ी मतलब मॉडर्न साइड की तरफ आती है, और सेंटा फे की जो साइड थी वो काफ़ी एग्रेसिव साइड की तरफ है। और जो उशान है उसको थोड़ा सा सिंपल रखा गया है, और X70 एग्रेसिव साइड की तरफ है। और जो चेरी टीगो 8 प्रो है उसको काफ़ी डिसेंट डिज़ाइन से साइड से डिज़ाइन किया गया है। अब हम इन गाड़ियों के रेयर प्रोफाइल की तरफ आते हैं, तो सबसे पहले जो हमारे पास गाड़ी है वो इधर हुंडई सेंटा फे है। फिर उसके बाद हमें जेटूर X70 प्लस मिलती है, और अगर हम नीचे की तरफ आएँ तो मिड में हमारे पास किया की सोरेंटो है, और फिर हमारे पास चंगान उशान X7 है, और एट दी एंड हमारे पास चेरी टीगो 8 प्रो है। तो सबसे पहले हम जिस गाड़ी के रेयर प्रोफाइल की बात कर रहे हैं वो हुंडई की सेंटा फे है। और सेंटा फे की अगर बैक की बात करें तो उसी तरह बैक से भी काफ़ी वाइड लगता है। अगर इसकी टेल लाइट्स की बात करें तो ये ट्विन टेल लाइट डिज़ाइन है, जो कि हमें पाकिस्तान में काफ़ी गाड़ियों में, काफ़ी SUVs में मिला, जिसमें 5 सीटर भी थी और 7 सीटर भी थी। और ये ऐसा डिज़ाइन है इसके टेल लाइट्स का जो कि इसकी साइड्स की तरफ एक्सटेंड होता है, और इसको एक काफ़ी अच्छा लुक प्रोवाइड करता है। नीचे अगर आएँ तो इसका जो बम्पर है वो काफ़ी खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया है। एक और चीज़ जो मैंने इसकी टेल लाइट के बारे में आपको बताना भूल गया वो ये है कि वो मतलब एक काफ़ी हाई साइड की तरफ है, काफ़ी ऊंची है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। फिर अगर हम बम्पर की ओवरऑल बात करें तो इसका जो बम्पर है वो लोअर डिफ्यूज़र ही उसमें भी यूज़ हुआ है, वो एक प्रॉपर डिफ्यूज़र बम्पर है। और जिस तरह से उसमें क्लैडिंग यूज़ हुई है, स्किड प्लेट स्टाइलिंग इसमें यूज़ हुई है सिल्वर में और प्लास्टिक में, वो इसको काफ़ी खूबसूरत और एक प्रॉपर SUV वाला टच दे देती है। ओवरऑल अगर इसके रेयर की बात करें तो एक काफ़ी क्लीन और बैलेंस डिज़ाइन है, जिसको मतलब ओवरडू नहीं किया गया। और रूफ स्पॉइलर की बात करना हम भूल गए थे, जिसके अंदर इंटीग्रेटेड ब्रेक लाइट है, जो कि इसके एरोडायनामिक्स को और स्टाइल को काफ़ी खूबसूरत बना देता है। काफ़ी मैच्योर रेयर साइड है इस गाड़ी की। इसके बाद किया सोरेंटो है। किया सोरेंटो का जो रेयर प्रोफाइल है वो काफ़ी खूबसूरत है, और अगेन ये मॉडर्न साइड की तरफ है।
किया की जो टेल लाइट्स हैं वो सबसे यूनिक हैं। अगर हम देखें तो ये दो वर्टिकल बार्स हैं, वर्टिकल लाइंस हैं, और इसका जो ये लाइट का एलिमेंट है ये चीज़ इसको काफ़ी खूबसूरत बना देती है। सोरेंटो की जो बैजिंग है वो नीचे जिस तरह दी गई है इस गाड़ी में वो काफ़ी प्रोमिनेंटली हमें नज़र आती है। और अगर रेयर बम्पर की बात करें तो इसमें काफ़ी शार्प कॉन्ट्रास्ट्स हैं और इसमें इंटीग्रेटेड रिफ्लेक्टर्स हैं जो कि इसको काफ़ी खूबसूरत बना देते हैं। फिर इसका जो ये भी एक प्रॉपर डिफ्यूज़र बम्पर है जो कि इसको काफ़ी खूबसूरत बनाता है। और अगर हम एक और ऊपर चीज़ जो भूल गए वो इसका रूफ स्पॉइलर है। चाहे वो काफ़ी एग्रेसिव डिज़ाइन हुआ हुआ है लेकिन वो जिस तरह से इसके ग्लास विंडो के साथ लगा हुआ है, इसके बैक विंडो के साथ अटैच हुआ हुआ है, तो वो एक उसके लुक को काफ़ी इन्हेंस कर देता है। और अगर ओवरऑल इसको देखें तो ये मॉडर्न साइड की तरफ एक डिज़ाइन है, विजुअली काफ़ी अच्छा लगता है आपको और काफ़ी स्लीक डिज़ाइन है। लेकिन एक चीज़ ऐसी है कि ये उस तरह हमें एक प्रॉपर एसयूवी वाला प्रॉपर रगेड एसयूवी वाला लुक नहीं दे रहा जिस तरह हमने सेंटा फे की बैक की बात की, स्पेशली उसके बम्पर की। ये वाला डिज़ाइन हमें काफ़ी मॉडर्न साइड की तरफ नज़र आता है। इसके बाद हमारे पास ओशान X7 है। तो अगर ओशान X7 की बात करें तो वही उसी तरह ट्विन टेल लाइट्स हैं जो कि मैंने आपको पहले भी बताया हमें काफ़ी गाड़ियों में पाकिस्तान में नज़र आती थी। और ओवरऑल जो है ये काफ़ी बड़े साइज़ की टेल लाइट्स हैं इसकी। और जिस तरह ये नीचे जाता है, नीचे जाके इसका जो लुक है वो थोड़ा सा एग्रेसिव साइड की तरफ आता है क्योंकि हमने देखा इसकी काफ़ी बड़े साइज़ की हमें क्लैडिंग मिलती है। अगर इसकी बात करें ओवरऑल तो मतलब ये अगर इसको देखा जाए तो उन्होंने इसके रेयर साइड पे मतलब काफ़ी उसको ओवरडू करने की कोशिश की है, मतलब उसको ओवरली ड्रामेटिक बनाने की लुक की कोशिश की है ताकि उसकी हमें रोड पे प्रॉपर स्टेटमेंट मिले, लेकिन ये एज सच उस तरह नहीं कर सके। और मेरी नज़र में ये जो डिज़ाइन है ये एग्रेसिव और बैलेंस के दरमियान की एक चीज़ है, ये एक हाइब्रिड सा डिज़ाइन है। इसके बाद हमारे पास चेरी टीगो 8 प्रो है। चेरी टीगो 8 प्रो की अगर बात करें तो अगर इसके रेयर डिज़ाइन की भी बात करें तो वो एक काफ़ी क्लीन रेयर डिज़ाइन है। और जिस तरह इसकी जो लाइट्स हैं वो इसके साइड की तरफ कट होती हैं वो काफ़ी खूबसूरत बना देती हैं इसको। जिस तरह इसका इंटीग्रेटेड रूफ स्पॉइलर है उसमें हमें काफ़ी बड़ा साइज़ की ब्रेक लाइट मिलती है जो कि इसको काफ़ी अच्छा और एक एग्रेसिव लुक देती है। फिर अगर नीचे इसके डिफ्यूज़र की तरफ आ जाएँ तो इसका डिफ्यूज़र मुझे पर्सनली सबसे अच्छा लगता है क्योंकि इसमें जो डिज़ाइन है वो इसको काफ़ी यूनिक और एग्रेसिव बनाता है। ओवरऑल अगर चेरी टीगो 8 प्रो के मैं डिज़ाइन की बात करूं तो ये एक ऐसी गाड़ी थी जो कि पाकिस्तान में कंटिन्यू होनी चाहिए थी। और मैं होप करता हूं कि ये जब चेरी अभी पाकिस्तान में वापस आएगा तो इस गाड़ी को रीलॉन्च करेंगे क्योंकि इस गाड़ी का जो डिज़ाइन है वो मेरी नज़र में आज भी बहुत रेलिवेंट है और आगे 5 से 6 साल मेरी नज़र में ये पाकिस्तान में एक काफ़ी ज़्यादा चलने वाला डिज़ाइन होगा। इस गाड़ी का चाहे हम फ्रंट की बात करें, साइड की बात करें, बैक की बात करें, इस गाड़ी को इतना प्रॉपरली डिज़ाइन किया गया है, इसके डिज़ाइन को इतना अच्छा इंटीग्रेट किया गया है कि ये एक बहुत अच्छा डिसेंट मॉडर्न और एग्रेसिव लुक प्रोवाइड करता है जो कि शायद ही हमें किसी और गाड़ी में इस तरह पहले कभी मिला था या फिर आगे मिलने वाला है। उसके बाद हमारे पास जो है वो जेटूर X70 है। तो इसमें भी हमें वही ट्विन टेल लैंप मिलता है लेकिन उसके बीच में हमें जेटूर की एक काफ़ी बड़ी बैजिंग मिलती है। और जिस तरह इसके जो लाइट्स हैं वो साइड की तरफ टर्न होती हैं वो काफ़ी खूबसूरत बना देती हैं इसको। अब अगर इसके रूफ स्पॉइलर की बात करें तो वो जो है इसके मैंने आपको बताया कि उन्होंने स्पोर्टी डिज़ाइन की तरफ इस गाड़ी को लेके जाने की कोशिश की है। तो इसका जो रूफ स्पॉइलर है वो उसी तरह है, एक छोटे साइज़ का स्पॉइलर है कंपेयर टू दी अदर कार्स जो कि इसको एक स्पोर्टी टच देता है। इसमें अगर बम्पर की तरफ आएँ तो इसका बम्पर अगर मैं कहूँ तो मेरी नज़र में वो थोड़ा ओवरडू हो गया क्योंकि उसमें हमें 4 फेज एग्जॉस्ट मिलते हैं जो कि मतलब थोड़े एक्स्ट्रा लगते हैं। अगर ये 2 भी होते तो इस गाड़ी को विजुअली अपीलिंग बनाया जा सकता था। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसके बैक की रोड पे अगर देखें तो काफ़ी अच्छी रोड प्रेजेंस मिलती है। ओवरऑल इसके बैक डिज़ाइन को बोल्ड करने की कोशिश की गई है। और हाँ, एक और चीज़ ऐसा है कि मैंने क्योंकि ख़ुद ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा मतलब इसमें ट्रैवल किया है पाकिस्तान से बाहर भी, तो इसका जो रेयर व्यू है वो काफ़ी अच्छा आता है आपको। इसकी जो रेयर विंड स्क्रीन है वो इस तरह डिज़ाइन की गई है कि रेयर व्यू जो है वो आपके लिए काफ़ी प्रैक्टिकल है।
अब हम इन गाड़ियों के इंटीरियर की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले हमें इधर सेंटा फे का इंटीरियर नज़र आ रहा है, फिर किया सोरेंटो है, फिर हमें जेटूर X70 का मिलता है, और फिर हमें चुंगान शान X7 का, और एट दी एंड इधर आपको चेरी टीगो 8 प्रो का नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले अगर सेंटा फे के इंटीरियर की बात करें, क्योंकि ये 7 सीटर गाड़ियाँ हैं, मेरी कोशिश ये होगी कि हम इनकी थर्ड रो के बारे में भी थोड़ा सा आपको बताएं। तो सेंटा फे का अगर हम ओवरऑल देखें तो ड्राइवर के लिए, पैसेंजर के लिए एक बहुत अपीलिंग इंटीरियर है, और मुझे पर्सनली ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगता है, क्योंकि इसमें जो कॉकपिट डिज़ाइन है वो एक प्रॉपर कॉकपिट डिज़ाइन हमें मिलता है। जिस तरह इसके कंट्रोल्स हैं बिल्कुल आपके लिए इजी टू एक्सेस, और ये आपको मतलब डैशबोर्ड पे नहीं मिलते, ये नीचे पैनल की तरफ आपको मिलते हैं, सारे के सारे एक बहुत अच्छे तरीके से इंटीग्रेट किए हैं। इसके जो फर्स्ट 2 रोज़ हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा हमें रूम मिलता है, उसमें हेड रूम, लेग रूम, हर चीज़ बहुत अच्छी है। लेकिन जो थर्ड रो है वो भी कंफर्टेबल है, लेकिन उस तरह नहीं है जिस तरह हमें फॉर्च्यूनर या फिर प्राडो 7 सीटर में मिलता है। तो ये गाड़ियाँ क्योंकि कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ कहलाती हैं, तो इनकी जो थर्ड रो है, अगर उधर रूम आपको नॉर्मल भी मिल रहा है तो वो एक अच्छी साइड पे है। और ओवरऑल अगर बात करें तो इसकी जो सीटिंग कंफर्ट है वो काफ़ी अच्छी है। और ओवरऑल अगर इस गाड़ी के इंटीरियर की बात करें तो मेरी नज़र में ये सबसे प्रैक्टिकल इंटीरियर है। इसके बाद हम किया सोरेंटो की बात करते हैं। तो सोरेंटो का जो इंटीरियर है वो अगर हम ड्राइवर और पैसेंजर के लिहाज से बात करें, स्पेशली ड्राइवर के लिए, तो एक काफ़ी मॉडर्न टच दिया गया है इसमें। और जिस तरह इसके डोर पैनल्स में हमें इसके मिलते हैं कंट्रोल्स, वो काफ़ी मॉडर्न साइड की तरफ है। स्पेशली फिर अगर हम इसके डैशबोर्ड पे आ जाएं तो जिस तरह इसके एसी कंट्रोल्स हैं, और जो इसमें स्क्रीन है वो एक बहुत बड़ी स्क्रीन हमें मिलती है। जो इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है और इसका डिजिटल क्लस्टर जो है वो हमें एक साथ ही अटैच हुआ मिलता है। बेसिकली वो 2 स्क्रीन हैं लेकिन वो अटैच एक साथ हुई होती हैं, तो वो इसको काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा लुक प्रोवाइड कर देती है। और उसके बाद अगर हम आगे आएँ तो इसके जो कंट्रोल्स हैं इसमें वो हमें नीचे पैनल की तरफ ही मिलते हैं, वो उस तरह से इंटीग्रेट नहीं हुए जिस तरह से हमें सेंटा फी में मिलते हैं। लेकिन ओवरऑल इसका इंटीरियर जो है वो एक न्यूअर साइड पे, एक मॉडर्न साइड की तरफ है। मतलब ये अगर हम इसको ओवरऑल बात करें तो ये एक टेक रिच इंटीरियर है, जिसमें हमें मॉडर्न चीज़ों का काफ़ी अच्छा एक मिक्सचर मिलता है। फिर इसकी जो थर्ड रो है वो भी एक गुड साइड की तरफ है। इसकी जो थर्ड रो है उधर का भी जो रूम है वो कंसिडरेबली अच्छा है। अब हम शान X7 की तरफ आएंगे तो ये फेसलिफ्ट वाले इंटीरियर है जो आप लोगों को इधर नज़र आ रहा है। इंटीरियर में थोड़ा सा जो है कलर का मेजर डिफरेंस किया गया था। इससे पहले हमें सिल्वर कलर ब्लैक के साथ यूज़ हुआ मिलता था, और जो इसका स्टीयरिंग था वो थोड़ा चेंज डिज़ाइन था। लेकिन फेसलिफ्ट में इन्होंने ब्राउन लेदर की तरफ इसका इंटीरियर को थोड़ा लेके गए हैं। सीट्स में भी वही कलर यूज़ हुआ है। और इसका जो इंटीरियर है मेरी नज़र में अब जो उसमें स्टीयरिंग ऐड किया गया है वो एक ज़्यादा खूबसूरत डिज़ाइन की तरफ है। पिछला जो स्टीयरिंग था वो थोड़ा सा बोरिंग लगता था कंपेयर टू दिस। और इसमें अगर इसके स्क्रीन की बात करें तो ये उस तरह नहीं है जिस तरह हमें अब मॉडर्न डिज़ाइन की तरफ मिलता है। इसमें एक आपको प्रॉपर इसका जो है वो मीटर क्लस्टर मिलता है, और फिर इसकी प्रॉपर डैशबोर्ड में आपको स्क्रीन मिलती है जिस तरह हमें पहले गाड़ियों में नज़र आता था। ये 10.25 इंचज़ की टच स्क्रीन है, और जो इसका मीटर वाला क्लस्टर है वो आपको अलग साइड पे मिलता है। अब हम चेरी टीगो 8 प्रो के इंटीरियर की तरफ आते हैं। तो अगर इसकी बात करें तो ये भी एक 7 सीटर है, और अगर इसके इंटीरियर को देखा जाए तो ये उस तरह हमें मॉडर्न टच नहीं प्रोवाइड कर रहा जिस तरह हमने सोरेंटो में बात की थी, या फिर उस तरह का हमें कॉकपिट डिज़ाइन भी नहीं प्रोवाइड कर रहा जो हमने सेंटा फे में देखा था। लेकिन इसका जो डिज़ाइन है वो फिर भी खूबसूरत लगता है। वो किस तरह, वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें हमें एक फ्लोटिंग डिस्प्ले मिलता है जो कि इसके लुक को इन्हांस करता है। फिर सेकेंडली इसमें हमें एक जो अच्छा एडिशन मिलता है वो एम्बियंट लाइटिंग है। इसके डैशबोर्ड के अंदर आपको एम्बियंट लाइटिंग मिलती है जो कि इसको काफ़ी खूबसूरत बना देती है। इसका जो फ्लोटिंग डिस्प्ले है उसका जो साइज़ है वो 10.25 इंचज़ है, और जिसका मीटर क्लस्टर है वो अलग से प्रॉपर जो मीटर क्लस्टर डिज़ाइन हमें मिलता था वो है। और अगर इसकी बात करें तो इसकी जो थर्ड रो है वो कंपेयर टू सेंटा फे और सोरेंटो थोड़ी सी तंग है, लेकिन इसकी जो स्पेस है वो कंपेयर टू उशान थोड़ी सी ज़्यादा है। इसके इंटीरियर के अगर ओवरऑल देखें तो एक बोल्डर साइड की तरफ है जो कि काफ़ी डिसेंट लगता है।
अब हम जेटूर X70 की बात करते हैं तो जेटूर X70 का इंटीरियर जो है वो भी काफ़ी मॉडर्न साइड की तरफ किया गया है। और वही जिस तरह मैंने आपको बताया, एक बड़ी स्क्रीन मिलती है हमें, जो कि बेसिकली दो स्क्रीन्स होती हैं, जिसमें एक आपके मीटर क्लस्टर होता है और दूसरा आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम होता है। ये वर्किंग तो ये अलग अलग करती हैं, लेकिन इसको एक ही पैनल में दिया जाता है। तो ये चीज़ इसके इंटीरियर को मॉडर्न बनाती है। फिर जो इसके एसी वेंट्स हैं वो हमें थोड़ा सा नीचे की तरफ मिलते हैं, और इसका जो स्टेयरिंग है वो हमें काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड बाय मर्सिडीज़ लगता है, जैसे मैंने आपको अपने डिटेल्ड ओवरव्यू में भी बताया था। और इसके जो डोर्स हैं उस पर जो पैनलिंग है वो भी हमें बिल्कुल मर्सिडीज़ की तरह की ही मिलती है। और इसका जो ओवरऑल इंटीरियर है उसमें जिस तरह कलर्स का यूज़ किया गया है, स्पेशली जो रेड एक्सेंट थोड़ा सा ऐड किया जाता है, फिर इसमें जो सिल्वर कलर है वो इसको काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न और यूनिक बनाता है। और इसकी भी अगर मैं थर्ड रो की बात करूं तो इसकी जो थर्ड रो है वो आपको उसी तरह मिलती है जिस तरह चेरी टीगो 8 प्रो की मिलती है, या फिर शायद उससे थोड़ी सी ज़्यादा स्पेस होती है। लेकिन आपने अगर ये गाड़ियाँ यूज़ करनी है तो थर्ड रो के लिए मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि बेहतर ये होगा कि अगर आप विज़िट करके इनकी थर्ड रो को, अगर आपका प्रॉपर 7 सीट्स का यूज़ है तो आप इनकी थर्ड रोज़ को खुद एक्सपीरियंस करें। अब हम इन गाड़ियों के साइज़ की जो स्पेसिफिकेशंस हैं उनको कंपेयर करेंगे, उनको स्टडी करेंगे। तो इधर अगर सेंटा फे की बात की जाए तो उस गाड़ी की जो लेंथ है वो 4785 mm है, और उस गाड़ी की जो विड्थ है वो 1900 mm है, उसकी जो हाइट है वो 1710 mm है, उसकी व्हील बेस 2765 mm है, और उस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो 176 mm है। फिर उसके बाद हम सोरेंटो की बात करते हैं, उसकी लेंथ 4815 mm है, विड्थ 1900 है, अगेन बिल्कुल सेम टू सेंटा फे। और फिर उसकी जो हाइट है वो 1700 है, और उस गाड़ी की जो व्हील बेस है वो 2815 है। उसके बाद जो उसकी ग्राउंड क्लियरेंस है वो 176 है, जो कि सेम टू सेंटा फे है। फिर उसके बाद वो शान X7 की बात करते हैं, उसकी जो लेंथ है वो 4730 mm है, विड्थ 1870 है, और उसकी जो हाइट है वो 1720 है, जो कि सेम टू X70 प्लस है। फिर अगर हम उसकी व्हील बेस की बात करें 2786 है, और उसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 200 mm है, जो कि सेम टू अगेन X70 प्लस है। चेरी टीगो 8 प्रो की तरफ आते हैं, 4722 mm उसकी लेंथ है, 1860 उसकी विड्थ है, हाइट 1705 है, और व्हील बेस जो है वो 2710 है। फिर उसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 194 mm की तरफ है, जो कि कंपेयर टू सेंटा फे और सोरेंटो ज़्यादा है। और X70 प्लस की तरफ अगर आएँ तो उसकी जो लेंथ है वो 4724 है, विड्थ उसकी 1900 है, सेम टू सेंटा फे एंड सोरेंटो। उस गाड़ी की हाइट 1720 है, जो कि सबसे ज़्यादा है अपनी लीग में, सेम टू उशान। फिर अगर उसके बाद अगर हम इसकी व्हील बेस पे आएँ तो वो 2720 है, और उसकी ग्राउंड क्लियरेंस 200 mm है, जो कि अगेन इस लीग में सबसे ज़्यादा है, एग्जैक्टली सेम टू उशान X7। अब सबसे पहले अगर हम लेंथ की बात करें, लेंथ वो फैक्टर है जो कि रोड पे हमें नज़र आना है, और ओवरऑल जो गाड़ी की प्रेजेंस है वो हमें सबसे ज़्यादा मिलती है सोरेंटो में। सोरेंटो की लेंथ इस लीग में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद सेंटा फे की लेंथ है, उसके बाद हमें उशान की, टीगो 8 प्रो की और X70 की कोई मेजर इनमें डिफरेंस नहीं मिलता। अब विड्थ की बात करें, विड्थ भी एक ऐसा फैक्टर है जो कि आपकी गाड़ी की रोड प्रेजेंस में इजाफा करता है। तो उसमें सबसे ज़्यादा विड्थ जो है वो बेसिकली 3 गाड़ियों की है। 2 गाड़ियाँ हैं, इनसे थोड़ी सी कम उनकी विड्थ है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। तो सेंटा फे, सोरेंटो और X70 प्लस की जो विड्थ है वो 1900 mm है, जो कि इस लीग में सबसे ज़्यादा इन तीनों की। और उशान X7 की 1870 और टीगो 8 प्रो की 1860 है, जो कि कोई बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है। हाइट की तरफ आएँ तो हाइट इन सारी गाड़ियों की कोई एग्जैक्ट बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है, लेकिन अगर उशान X7 की बात करें और X70 प्लस की बात करें तो इनकी जो हाइट है वो 1720 है, जो कि लीग में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद हमें सेंटा फे की हाइट मिलती है 1710, 1700 सोरेंटो की मिलती है, और 1705 टीगो 8 प्रो की लेंथ मिलती है, सॉरी हाइट मिलती है। इसके बाद हम व्हील बेस की बात करें तो 2765 सेंटा फे की व्हील बेस है, 2815 सोरेंटो की व्हील बेस है, जो कि सबसे ज़्यादा है। अब व्हील बेस एक एक्स्ट्रा ऐसा फैक्टर है जो कि मेरी नज़र में सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी ज़्यादा व्हील बेस होगी उतना ज़्यादा आपकी गाड़ी का रूम होगा और उतनी ज़्यादा आपकी लेग स्पेस आपको मिलेगी। तो सोरेंटो में व्हील बेस सबसे ज़्यादा है, ये चाहे 10 mm का भी फ़र्क है, 20 mm का भी फ़र्क है, व्हील बेस में ये काउंट करता है।
तो सबसे ज़्यादा व्हील बेस सोरेंटो की हमें मिलती है 2815, जो कि इसको सबसे खुली गाड़ी बनाता है। इसी तरह इसकी जो थर्ड रो है वो आपको अच्छे पॉइंट में मिलती है। फिर इसके बाद जो व्हील बेस है वो उशान X7 की है। उशान X7 की 2786 है। और फिर उसके बाद हमें सेंटा फे की व्हील बेस मिलती है जो कि 2765 है। टीगो एट्रे की सबसे कम हमें मिलती है जो कि 2710 है। X70 प्लस की 2720 है। ग्राउंड क्लियरेंस पे अगर आ जाए तो ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तानी रोड्स हैं ये, और इधर हमें कई दफ़ा ऐसे इलाकों में भी ट्रैवल करना पड़ता है जिधर रोड्स पे काफ़ी ज़्यादा बम्प्स और काफ़ी ज़्यादा रोड पे हमें ख़राब रोड्स मिलते हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा हमें उशान X7 की और X70 प्लस की हमें मिलती है ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि 200 mm है। फिर टीगो 8 प्रो की है 194 mm, कोई बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। लेकिन सेंटा फे और सोरेंटो की ग्राउंड क्लियरेंस सबसे कम है जो कि 176 mm है, दोनों की सेम। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अब हम इन गाड़ियों के टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं। तो अगर इनके इंजन्स की बात करें तो सेंटा फे में हमें स्मार्ट स्ट्रीम TGDI मिलता है जो कि 1600 cc टर्बो इंजन है। सोरेंटो में भी सेम इंजन हमें मिलता है, लेकिन इनके जो पावर फिगर्स हैं वो चेंज है। वो किस तरह है, वो इनकी बैटरीज़ का कमाल है, उनकी मोटर्स का कमाल है कि इन दोनों की जो बैटरीज़ और मोटर्स हैं, मोटर स्पेशली वो थोड़ी सी चेंज है। तो वो क्योंकि ये दो ऐसी गाड़ियाँ हैं जो इस लीग में सिर्फ हाइब्रिड है, बाकी सारी गाड़ियाँ हमें फ्यूल पे मिलती हैं, पेट्रोल पे मिलती हैं। ये ऐसी गाड़ियाँ जो कि हाइब्रिड है, इनकी मोटर्स जो हैं वो इनकी हॉर्स पावर और टॉर्क को इंक्रीज़ करने में इनकी हेल्प करती हैं। तो सबसे हैवी मोटर जो इधर होगी वो सोरेंटो की है, क्योंकि उसकी हॉर्स पावर 269 है और 367 न्यूटन मीटर्स उसका टॉर्क है। इन दोनों में हमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलती है और इनमें हमें दो वेरिएंट्स मिलते हैं ड्राइविंग के लिए, जो जिसमें एक फ्रंट व्हील है और एक ऑल व्हील है। सेंटा फे और सोरेंटो में दोनों में हमें ये ऑप्शन मिलता है। फिर अगर हम उशान की तरफ आएँ तो उशान का इंजन ब्लू कोर टेक्नोलॉजी है, जो कि चंगान की एक काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है। इस गाड़ी की हॉर्स पावर 185 है, इसका टॉर्क 300 न्यूटन मीटर्स है। इसमें भी हमें ऑटोमेटिक मिलता है और हमें इसमें सिर्फ फ्रंट व्हील ड्राइव का ऑप्शन मिलता है। इसके बाद अगेन टीगो 8 प्रो में TGDI इंजन है जो कि 1600 cc टर्बो इंजन है। इसकी हॉर्स पावर 206 है और इसका जो टॉर्क है वो 290 न्यूटन मीटर्स है। इसमें भी हमें ऑटोमेटिक और फ्रंट व्हील ड्राइव ऑप्शन मिलता है। फिर इसके बाद हमें X70 है, उसमें हमें एक 1500 cc टर्बो इंजन मिलता है और इसकी जो हॉर्स पावर है वो 154 है, जो कि इस लीग में सबसे कम है। और इसका जो टॉर्क है वो 230 न्यूटन मीटर्स है, जो कि अगेन सबसे कम है। लेकिन इसकी जो ट्रांसमिशन है वो हमें ऑटोमेटिक, और ये गाड़ी ड्राइव ऑप्शन में हमें फ्रंट व्हील ड्राइव मिलती है। ओवरऑल अगर बात करें तो सेंटा फे और सोरेंटो जो है उनकी हॉर्स पावर में मेजर डिफरेंस है कंपेयर टू बाकी तीनों कार्स, क्योंकि जो सेंटा फे और सोरेंटो है वो हाइब्रिड है और इसी तरह इनके टॉर्क भी इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि ये हाइब्रिड है। अब उशान X7 185 हॉर्स पावर देती है और उसके बाद X70 प्लस है जो 154 देती है। लेकिन ये गाड़ियाँ भी ऐसी गाड़ियाँ हैं जिनको हमने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है और इनकी जो पावर है वो काफ़ी ऑप्टिमल पावर इन गाड़ियों में भी हमें मिलती है। ये गाड़ियाँ आपको एज सच कहीं भी अंडर पावर नहीं लगती क्योंकि ये टर्बो इंजन हैं इन सारी गाड़ियों में। अब अगर हम इनके सेफ्टी की बात करें तो हमें मोस्ट ऑफ द कार्स में 6 एयर बैग्स मिलते हैं, लेकिन उशान X7 सिर्फ एक ऐसी गाड़ी है जिसमें हमें 4 एयर बैग्स मिलते हैं और इन सारी गाड़ियों में हमें आइसोफिक्स सेफ्टी सीट्स मिलती हैं। अब हम आते हैं इन गाड़ियों की वारंटी की तरफ। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, सिर्फ दो गाड़ियाँ ऐसी जिनकी हमें हाइब्रिड वेरिएंट्स मिलते हैं, जिनमें जो हमें हाइब्रिड में मिलती है, वो एक सेंटा फे है और सोरेंटो है। तो इन दोनों गाड़ियों में वारंटी में बात करते हुए इनकी बैटरीज़ भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर इन गाड़ियों की व्हीकल वारंटी की बात करें तो इनमें 4 ईयर और 1 लाख किलोमीटर्स का ऑप्शन है, विच कम्स फर्स्ट। और उसके बाद अगर हम इनकी बैटरीज़ की बात करें तो इनमें हमें 8 ईयर्स और 1,60,000 किलोमीटर्स का ऑप्शन है, विच एवर कम्स फर्स्ट। उसके बाद अगर हम सोरेंटो की बात करें तो उसकी जो व्हीकल वारंटी है वो 4 ईयर्स है, जो कि 4 ईयर्स और 1 लाख किलोमीटर्स। फिर उसके बाद उशान की बात करें तो 3 ईयर्स और 1 लाख किलोमीटर्स। टीगो 8 प्रो की बात करें तो वो 4 ईयर्स 1,50,000 किलोमीटर्स। और X70 प्लस की बात करें तो 5 ईयर 1,50,000 किलोमीटर्स, विच एवर कम्स फर्स्ट। तो अगर हम ईयर वाइज बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो हमें मिलती है वारंटी वो X70 प्लस की मिलती है। और अगर हम इसको किलोमीटर्स के हिसाब से बात करें तो टीगो 8 प्रो और X70 प्लस की सबसे ज़्यादा हमें वारंटी मिलती है।
जो कि 1,50,000 किलोमीटर्स की। अब अगर बैटरीज़ की बात करें सेंटा फे और सोरेंटो की, तो वो दोनों में हमें सेम वारंटी मिलती है। वो व्हीकल की वारंटी भी सेम है और बैटरी की भी सेम है, जो कि 8 ईयर्स 1,60,000 किलोमीटर है, और व्हीकल वारंटीज़ उनकी 4 ईयर और 1 लाख किलोमीटर्स है। अब हम एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर की बात करेंगे, जो कि इन गाड़ियों की प्राइसिंग है। मेरी नज़र में आपकी डिसीजन मेकिंग में एक ये भी बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है, क्योंकि अगर इनकी प्राइसिंग को देखा जाए तो कुछ ऐसे सेगमेंट्स हैं, कुछ ऐसे वेरिएंट्स हैं जिनमें एक मेजर डिफरेंस आ जाता है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो आपको एक साइड पे जो है इनके सबसे लोअर वेरिएंट की प्राइस नज़र आएगी, और जो दूसरी साइड है राइट साइड पे आपके, वो आपको सबसे इनका जो हायर ग्रेड वेरिएंट है उनकी प्राइसेस नज़र आएंगी। तो सबसे पहले हम सोरेंटो की बात करते हैं। ये एक हाइब्रिड गाड़ी है, इसकी जो प्राइसिंग है वो सबसे ज़्यादा है, चाहे वो इसका सबसे लो ग्रेड वेरिएंट हो या फिर इसका टॉप वेरिएंट हो। तो इसका जो सबसे लो ग्रेड वेरिएंट है वो 1,39,00,000 से स्टार्ट होता है, और जो इसका हमें टॉप ग्रेड वेरिएंट है वो 1,67,00,000 में मिलता है। सेंटा फे की अगर हम बात करें तो ओवरऑल जो इसकी प्राइसिंग है वो भी हायर साइड की तरफ है। वो 1,29,00,000 से स्टार्ट होती है और 1,43,00,000 तक जाती है। ये गाड़ी भी हमें हाइब्रिड में मिलती है। अब उशान X7 की अगर बात करें तो उशान का जो लोअर ग्रेड वेरिएंट है वो 84,70,000 का है, जो कि इस लीग में सबसे कम प्राइसिंग है। और अगर उसके हाई ग्रेड वेरिएंट की बात करें तो वो 93 लाख का है। फिर अगर हम टीगो 8 प्रो की तरफ आएँ तो उसकी जो लेटेस्ट प्राइसिंग मुझे पता लगी जब वो गाड़ी एंड हो रही थी, या फिर जो मार्केट में उसकी प्राइस थी उस पॉइंट पे, वो 95,90,000 थी। और अगर X70 की तरफ आएँ तो मेरी नज़र में इसकी प्राइसिंग बहुत रीज़नेबल है, वो 86,70,000 है। अब मैं आपको दोबारा अगर बताऊं तो उशान, टीगो 8 प्रो और X70 प्लस पेट्रोल वेरिएंट में है, ये पेट्रोल गाड़ी है। तो अब कुछ फैक्टर्स जो आपको इधर डिसाइड करने हैं वो ये हो सकते हैं कि आपने गाड़ी पेट्रोल वेरिएंट लेना है या फिर आप एक हाइब्रिड गाड़ी की तरफ जाना चाहते हैं। ये चीज़ भी आपके डिसीजन को अफेक्ट कर सकती है, और इससे आपको प्राइसिंग का भी एक मेजर डिफरेंस मिलेगा अगर आप पेट्रोल की तरफ जा रहे हैं। और अगर आप लेटेस्ट गाड़ी चाह रहे हैं तो फिर आपको सोरेंटो की तरफ जाना पड़ेगा। अगर आप हाइब्रिड लेना चाह रहे हैं और लेटेस्ट लेना चाह रहे हैं तो आपको सोरेंटो की तरफ जाना पड़ेगा, जो कि थोड़ा मेजर डिफरेंस है। ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको देखने पड़ेंगे अपना डिसीजन करते हुए। इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बताऊं जो कि मैंने देखी और मैं आप लोगों को पहले भी बताता जा रहा था साथ साथ, वो ये है कि मेरी नज़र में दुनिया की जो सबसे मुश्किल गाड़ियों की मार्केट्स हैं वो या तो अमेरिका की है या फिर वो गल्फ़ कंट्रीज़ की हैं। क्योंकि आपको पता है गल्फ़ कंट्रीज़ की जो मार्केट है वो भी मोस्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय यूएस ही होती है। तो इसलिए इधर हम बात करेंगे यूएसए की मार्केट की, जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग मार्केट है, सबसे मुश्किल भी है, सबसे स्ट्रॉन्ग भी है, सबसे कम्पेटिटिव भी है। तो उधर मैं सबसे जो दो गाड़ियाँ हैं जिनका जिक्र करना चाहूँगा इधर, जो कि कोरियन गाड़ियाँ हैं, वो हमें यूएसए की मार्केट में भी मिलती है। उनमें से एक गाड़ी हुंडई की सेंटा फे है। तो सेंटा फे की अगर बात करें तो सेंटा फे की लेटेस्ट जनरेशन आपको यूएसए में मिलती है, और अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो आपको लेटेस्ट जनरेशन पाकिस्तान में नहीं मिलती, बल्कि इससे पिछली जनरेशन मिलती है। तो क्या ये फैक्टर भी हो सकता है आपके डिसीजन मेकिंग में? मैंने कहा कि ये चीज़ एक ऐसी है जो आप लोगों के साथ शेयर की जाए इधर, क्योंकि अगर आप अभी सेंटा फे ब्रांड न्यू लेते हैं और वो क्या पता थोड़े दिन बाद या फिर कुछ महीने बाद कंपनी उसकी लेटेस्ट जनरेशन लॉन्च कर दे, क्योंकि पाकिस्तान में जो ये नए ब्रांड्स हैं ये कोई देर नहीं लगा रहे, ये बहुत जल्दी अपने नए मॉडल्स लॉन्च करते हैं जैसे ही दुनिया में वो आना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद किया सोरेंटो की अगर बात करूं तो ये भी एक ऐसी गाड़ी थी जो हमें यूएस मार्केट में मिली, ये भी कोरियन गाड़ी है। तो सोरेंटो की जो जनरेशन है वो उधर सेम ही चल रही है, लेकिन उसमें थोड़ा सा फेस लिफ्टिंग हुई हुई है, थोड़ी सी बिल्कुल बिल्कुल माइनर से डिफरेंसेस हैं जो कि उसकी बॉडी को लेकर नहीं है बल्कि उसके कॉस्मेटिक्स को लेकर ही है। तो ऐसा हो सकता है अगर आप किया सोरेंटो लेते हैं तो वो एक ऐसी गाड़ी है, वो आपको लेटेस्ट मिलती है, उसकी प्राइसिंग चाहे सबसे ऊपर है, लेकिन वो ऐसी गाड़ी है कि अगले 4-5 साल भी आप बिल्कुल टेंशन फ्री उस गाड़ी को रख सकते हैं, क्योंकि उसका नया मॉडल या नई जनरेशन शायद पाकिस्तान में लॉन्च ना हो। और अगर कोई बहुत ज़्यादा इसमें चेंजिंग भी आए 1-2 साल बाद, तो वो ऐसा ही हो जिस तरह ये आप अभी देख रहे हैं यूएस मार्केट में। इसका थोड़ा फेस लिफ्ट है जिसमें मोस्टली कॉस्मेटिक्स चेंज किए गए हैं। और किया सोरेंटो एक ऐसी गाड़ी है कि ये पाकिस्तान में लॉन्च तो काफ़ी महीने पहले हो गई थी, इसकी लेटेस्ट जनरेशन ये वाली जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, लेकिन लोगों ने इसको इनिशियली बाय नहीं किया क्योंकि लोगों को लगता था कि शायद इसकी प्राइसिंग भी उस तरह नीचे वापस जाए जिस तरह किया स्पोर्टेज की गई थी, क्योंकि वो एक हायर साइड पे लॉन्च हुई थी और उसकी प्राइसेस
कम हुई थी एक पॉइंट पे, तो जिन लोगों ने उस गाड़ी को ख़रीदा था या फिर स्पेशली जिन्होंने ओन पे लिया था तो उनको काफ़ी ज़्यादा इसमें नुकसान हुआ था। तो इसीलिए मोस्टली लोगों ने किया सोरेंटो को ख़रीदते हुए वो थोड़े रिलक्टेंट थे, लेकिन उन्होंने जब 3-4 महीने वेट कर लिया, इसकी प्राइसिंग को कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ा, तो अब मार्केट में हमें ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। अब ओवरऑल एक और चीज़ की हम जो मैंने आपको पहले भी बात की थी वो साइज़ था, तो इसको दोबारा अगर बात करें तो साइज़ जब आप गाड़ी का देख रहे हैं तो आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को मद्देनज़र रखना है, क्योंकि साइज़ जो है वो आपके डिसीजन को भी इफ़ेक्ट कर सकता है और ओवरऑल आपके मतलब प्राइसिंग में भी डिफरेंस आ सकता है। तो साइज़ अगर वाकई आप लोगों के लिए मैटर करता है तो आप फिर जी सबसे बड़ी वाली गाड़ी की तरफ जाएं, और अगर आपको लगता है कि ये 30-40 का जो डिफरेंस है इससे आपकी गाड़ी की रोड प्रेजेंस में, रोड इंप्रेशन में फ़र्क पड़ता है, तो फिर भी आप देख सकते हैं। और अगर ये आपके कंफर्ट को अफेक्ट करती है चीज़ तो फिर आप इसकी तरफ जा सकते हैं, बड़े साइज़ वाली की तरफ। लेकिन फिर अगर आपने कंफर्ट देखनी है तो फिर आपको वो गाड़ी लेनी पड़ेगी जिसकी व्हील बेस सबसे बड़ी है, ना कि वो गाड़ी जिस गाड़ी का जो बॉडी साइज़ है वो सबसे बड़ा हो। अब ये एक और एंगल के साथ मैं आप लोगों की प्राइसिंग शेयर कर रहा हूँ और इसका एक हम कंपैरिजन छोटा सा मैं आप लोगों के लिए और लाया हूँ। वो ये है कि इधर आपको सारी गाड़ियों के टॉप ग्रेड वेरिएंट की प्राइसिंग मिलेगी, जिसमें उशान X7 है, फिर चेरी टीगो 8 प्रो भी है, X70 प्लस भी है, सोरेंटो भी है। इधर मैंने एडिशन की है 3 गाड़ियों की जो कि इस क्लास की नहीं है, इस लेक की गाड़ियाँ नहीं है। उसमें अगर मैं बात करूँ उन 3 में से सिर्फ एक गाड़ी है जो कि आपको 7 सीटर में या फिर इस कैटेगरी के करीब करीब मिलती है। उस गाड़ी का नाम है फॉर्च्यूनर। और 2 ऐसी गाड़ियाँ हैं जो कि एज सच इस कैटेगरी में उनका कोई लेना देना नहीं है, मतलब बिल्कुल लेना देना नहीं है। वो है सोनाटा एन लाइन और उसमें दूसरा ऑप्शन जो है वो है रीवो। अच्छा, रीवो को हमने देखा है रिसेंटली, वो रोड्स पे हमें काफ़ी ज़्यादा नज़र आया है। जब से पाकिस्तान में ये डाला कल्चर थोड़ा सा इन हुआ है तो रीवो लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ख़रीदा है। तो ये एक छोटा सा कंपैरिजन है प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर देखा जाए सोरेंटो के टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट को तो वो 1,67,00,000 का आपको मिलता है, लेकिन जो रीवो का बेस वेरिएंट है वो आपको 123 में मिल जाता है, जो कि कंपेयर करें तो काफ़ी ज़्यादा एक डिफरेंस है। और फिर अगर हम बात करें उसके टॉप लाइन वेरिएंट की तो वो 1,58,00,000 में आपको मिलता है। और ये गाड़ियाँ सारी की सारी ऐसी गाड़ियाँ हैं जो कि लेटेस्ट जनरेशन की हैं। तो ये अगर आप प्राइस के एंगल से इसको थोड़ा कंपेयर करना चाहें तो आपकी, अगर आप एक स्पेसिफिक बजट लेके चल रहे हैं, आपको 7 सीटर या फिर एसयूवी या सेडान की परवाह नहीं है, तो आपके पास 3 और ऑप्शंस आ जाते हैं, जिसमें सोनाटा एन लाइन है, रीवो है और फॉर्च्यूनर है। फॉर्च्यूनर का भी जो बेस वेरिएंट है वो 149 से स्टार्ट हो जाता है और फॉर्च्यूनर के जो टॉप ऑफ द लाइन है वो 2 करोड़ से ऊपर तक जाता है। तो आप फॉर्च्यूनर के बेस वेरिएंट को भी कंसिडर कर सकते हैं। अब इसमें एक मेरी पसंद की गाड़ी भी बीच में आती है जो कि मुझे पर्सनली सबसे पसंद है, पाकिस्तान की फास्टेस्ट सेडान है और अपनी कैटेगरी में या फिर आई थिंक कि ओवरऑल ही पाकिस्तान में एक बहुत अच्छी गाड़ी जिसको हम कह सकते हैं हमारी मार्केट में एक बहुत अच्छा एडिशन थी, वो है सोनाटा एन लाइन। सोनाटा एन लाइन सोनाटा का लेटेस्ट वेरिएंट है और ओवरऑल दुनिया में भी एक काफ़ी मानी हुई गाड़ी है। गल्फ़ में चाहे हम देखें या अमेरिकन मार्केट में देखें तो ये गाड़ी हमें काफ़ी ज़्यादा नज़र आती है। तो अगर आप एक ऐसे बंदे हैं जो कि एक प्रॉपर सेडान लेना चाह रहे हैं, एक गाड़ी का मज़ा लेना चाह रहे हैं कंफर्ट से, उसकी परफॉर्मेंस से, तो मेरी नज़र में सोनाटा एन लाइन भी इस प्राइस पैकेट में एक आपका ऑप्शन हो सकता है। क्योंकि सोनाटा एन लाइन की जो प्राइस है वो 1,65,00,000 है और सोरेंटो के टॉप ग्रेड वेरिएंट की 168 है। अगर आप रीवो की तरफ भी जाना चाह रहे थे तो आप फिर भी सोनाटा एन लाइन को देख सकते हैं, अगर आपको परफॉर्मेंस, कंफर्ट और एक प्रॉपर गाड़ी का मज़ा लेना है। तो ये मैंने आपको एक डिफरेंट एंगल से भी आपके साथ ये चीज़ शेयर की। अब यही वो मैंने थ्रू चार्ट भी आपको समझाया कि इधर आप देख सकते हैं प्राइसिंग, कि इधर सबसे ज़्यादा प्राइसिंग फॉर्च्यूनर के टॉप ग्रेड वेरिएंट की आपको मिलेगी, सबसे ज़्यादा प्राइसिंग उशान की मिलेगी, और बीच में आप देखेंगे जिधर आपको ऐसी प्राइसिंग मिलेगी जो जिधर सोनाटा एन लाइन, रीवो, सोरेंटो और फॉर्च्यूनर कोई बहुत ज़्यादा आपको मेजर डिफरेंसेस नहीं मिलेंगे। तो यही था एक कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्ड कंपैरिजन जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। मैंने कहा एक अच्छे एंगल से आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर की जाएँ ताकि आपका जो डिसीजन मेकिंग है वो ईजी हो जाए। जो 5 सीट एसयूवीज़ का कंपैरिजन था 5 सीटर का, वो भी मैं इधर लिंक अटैच करूँगा, आप देखना वीडियो के एंड पे भी वो आपको मिलेगी उसका लिंक। और ये एक ऐसा कंपैरिजन था जिधर मैंने कोशिश की कि हर एंगल से आपको समझाया जाए, इवन कि मैंने दूसरी लीग की दूसरे सेगमेंट की भी गाड़ियाँ इधर ऐड करके आपको प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया।
अब होपफुली आप लोगों का जो डिसीजन है वो ईजी हो जाएगा, जिधर आप काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स को जहन में रख के अपना डिसीजन ले सकेंगे। थैंक यू।